Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और बेटा यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम क्लास 12 एग्रीकल्चर की कर रहे हैं। जूलॉजी की हम बेटा रिवीजन क्लास ले रहे हैं और आज जो वीडियो लेके आए हैं वो जूलॉजी की चैप्टर 2 की हम वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर 2 का नाम है वो है प्राणी कोशिका। तो प्राणी कोशिका के जितने भी ऑब्जेक्ट या वन लाइनर के टाइप के क्वेश्चन हैं वो बेटे क्वेश्चन हम आज प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये था, देखिए कल के क्वेश्चन। मैंने कल के क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था एक कोश की जंतु, दूसरा पूछा था जेनेटिक कोड की खोज और तीसरा क्वेश्चन पूछा था जैविक क्रियाएं किस में होती हैं। तो बहुत सभी स्टूडेंटों ने लगभग क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो सही दिया है। तो बेटा सबसे पहला जो हमारा स्टूडेंट है जिसने करेक्ट तीनों क्वेश्चनों का आंसर दिया उसका नाम है सचिन। सचिन ने सबसे पहले रिप्लाई दिया है और तीनों क्वेश्चनों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। यानी एक कोशिकीय जंतु है, तो आपके सिलेबस में देखो एक कोशिकीय जंतु जो है वो दे रखा है अमीबा और पैरामीशियम। तो चाहे तो आप पैरामीशियम बता देते या अमीबा बता देते तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही था। दूसरा क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की। तो जो जेनेटिक कोड की खोज की है वो की है हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है जैविक क्रियाएं किस में होती हैं। तो बेटा जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं सजीवों में। तो ये तो थे कल के क्वेश्चनों के तीनों के जवाब। ठीक है, तो आज जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है प्राणी कोशिका। तो बेटा प्राणी कोशिका से देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन का नाम है, देखिए कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने किया है। इसमें देखो पहला जो ऑप्शन है वो है स्लाइडन तथा स्वान, दूसरा है रॉबर्ट हुक ने, तीसरा है सूल्ज ने और डी ऑप्शन है मॉर्गन ने। ए बी सी डी एक ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन को अपने मस्तिष्क में आप लॉक कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको अपना आंसर बता दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपने अपना आंसर है वो लॉक कर लिया होगा। चलिए मेरा जवाब सुनिए। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लाइडन तथा स्वान ने। क्या आंसर है? स्लाइडन तथा स्वान। तो देखो एक क्वेश्चन हमारा है वो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कॉपी और कलम लेके बैठिए और आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ठीक है, डेली ये प्रैक्टिस सेट चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की। क्या कह रहा है? केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की। क्या केंद्रक की खोज अल्टमान ने की? पहला ऑप्शन है अल्टमान, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है मुलर और डी ऑप्शन है लुबेन हार्ट। 4 ऑप्शन है। कह रहा है आपसे केंद्रक की खोज किसने की। क्या अल्टमान ने की है या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, सी ऑप्शन है मुलर, डी ऑप्शन है लुबेन हार्ट। जल्दी से अपना क्वेश्चन आप मस्तिष्क में अपने लॉक कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको अपना आंसर सुनाता हूं। केंद्रक की बात कर रहा है तो बेटा यहाँ पे केंद्रक की खोज की है वो की है रॉबर्ट ब्राउन ने। यानी जो आपका ये बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। एक बात आपको और भी बताना चाहूंगा बेटा, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखना। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। पूरी जूलॉजी की कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, इसके बाद केमिस्ट्री की रिवीजन भी कराई जाएगी। तो आप टेंशन ना लें, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था? केंद्र की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी बी वाला ऑप्शन था वो करेक्ट हमारा सही है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हटाते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा लग चुका है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई किसी डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचनाएं निम्नलिखित में से किस में संग्रहित होती हैं। तो अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये 2010 में और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। तो देखिए
ये दे रखा है कि किसी डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचनाएं निम्न में से किसमें संग्रहित होती हैं। तो ए ऑप्शन है वो दे रखा है न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें आगे नहीं लिखा है, थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में, इसके आगे लिखना था कि न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में। चलिए मैं लिख देता हूँ, पूरी बात हो जाएगी, न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में। क्लियर। जो इसका बी ऑप्शन है बेटा, वो बी ऑप्शन है हेलिक्स के टर्निंग पैटर्न में, सी ऑप्शन है क्षारों के जोड़ों में, और डी ऑप्शन है मौजूद क्षार के अनुपात में। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से अपने मस्तिष्क में लॉक करिए, और इसके बाद मैं आपको अपना आंसर सुनाता हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचनाएं निम्न में से किसमें संग्रहित यानी इकट्ठी होती हैं। तो बेटा जो पहला ऑप्शन है आपका न्यूक्लियोटाइड के क्रम में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड के क्रम में। बेटा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को अच्छे से शेयर भी कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। चलिए अब हटाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का नाम है कि भाई डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो पहला ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने, दूसरा क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना ने, तीसरा क्वेश्चन है मेंडेल ने, और चौथा जो ऑप्शन है वो है डार्विन ने। सॉरी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आंसर है ये। क्वेश्चन आपका ये था कि डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था, तो पहला इसमें जो ऑप्शन है वो है वाटसन एवं क्रिक ने, बी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना ने, सी ऑप्शन है मेंडेल ने, डी ऑप्शन है डार्विन ने। तो जल्दी से आप अपना क्वेश्चन है वो मस्तिष्क में लॉक करिए। देखिए 20 सेकंड देता हूं मैं करीब आपको, 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो लगाना होगा। इसके बाद मैं अपना जवाब देता हूं, तो उस क्वेश्चन से आप मैच कर लीजिए क्या जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन आपका राइट था या नहीं था। इसके बाद टोटल आपका स्कोर कितना हुआ वो वीडियो के अंत में आप कमेंट करिए मुझे और बताइए, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उन क्वेश्चनों के जवाब दीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो किया था वाटसन तथा क्रिक ने, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट सही है। अब इसके साथ साथ में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि डीएनए का मॉडल किस सन में प्रस्तुत किया था। अब आपको ये तो पता चल गया कि डीएनए का मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया, लेकिन किस सन में प्रस्तुत किया, आपको इसकी सन बतानी है। इसके साथ साथ में आपको एक क्वेश्चन और मेरा जवाब देना है कि भाई जो डीएनए का मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने किस सन में प्रस्तुत किया, इसके साथ उसके लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला, यानी जो नोबेल प्राइज है वो वाटसन तथा क्रिक को कब मिला। तो दोनों सने आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और मुझे बताइए। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि गुणसूत्र की रचना होती है। तो इसमें गुणसूत्र की रचना होती है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, दूसरा है डीएनए तथा प्रोटीन से, और तीसरा सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से, और डी ऑप्शन है हमारा वो है प्रोटीन तथा आरएनए से। कहने का मतलब ये है सीधे सीधे कि जो क्रोमोसोम बने होते हैं, जो गुणसूत्र बने होते हैं, वो किन किन से मिलके बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपने सुन लिया, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, बी ऑप्शन है डीएनए तथा प्रोटीन से, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से, और डी ऑप्शन है प्रोटीन तथा आरएनए से। एक आंसर करेक्ट है, इसमें से आपको एक आंसर करेक्ट है वो आपको चुनना है और अपने मस्तिष्क में लॉक कर देना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो गुणसूत्र हैं वो किसकी रचना से बने होते हैं। चलिए आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका जो डीएनए तथा प्रोटीन से, यानी जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट सही है। करेक्ट आंसर क्या है, डीएनए तथा प्रोटीन से। क्रोमोसोम की रचना होती है डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। चलिए 5 क्वेश्चन आपके लगभग हो चुके हैं। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे कौन सा आ रहा है, समझिए। देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर स्टार क्वेश्चन, सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए। सभी क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा है भाई, संदेश वाहक आरएनए निम्न के संश्लेषण में भाग लेता है। तो जो संदेश वाहक आरएनए है वो किसके संश्लेषण में भाग लेता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है ग्लाइकोजन, और डी ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से आप अपने मस्तिष्क में इसका आंसर लॉक कीजिए। इसके बाद मैं देता हूं आपको अपना जवाब।
जल्दी से, संदेश वाहक आरएनए जो है वो किसके संश्लेषण में भाग लेता है, ये आपको बताना है। चलिए, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए, इसका आंसर जो है वो करेक्ट है ए। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। संदेश वाहक आरएनए निम्न के संश्लेषण में भाग लेता है, तो किसके? प्रोटीन के संश्लेषण में बेटा वो भाग लेता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपको मजा आएगा क्वेश्चन को सुन के। चलिए, अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि भी कोशिका में विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोशिका में विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? पहला ऑप्शन है इसमें केंद्रक से, बी ऑप्शन है केंद्रिका से, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया से, और डी ऑप्शन है हरित लवक से। तो इसमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो जल्दी से आप क्लियर करिए और इसका क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करिए, लॉक करिए अपने मस्तिष्क में। इसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर मैच करिए। देखो, 4 ऑप्शन दिए थे। पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कोशिका में विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किससे? पहला ऑप्शन था केंद्रक से, दूसरा था केंद्रिका से, तीसरा था माइटोकॉन्ड्रिया से, चौथा था हरित लवक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से। कौन सा? तीसरा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यानी कोशिका में विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्लियर? तो अब तक हमारे 7 क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए, ये देखिए रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन का भौतिक आधार है। क्या कह रहा है? जीवन का भौतिक आधार है। इसमें देखो, पहला जो ऑप्शन है वो है केंद्रक। क्या जीवन का आधार केंद्रक है? दूसरा इसमें ऑप्शन है वो है प्रोटोप्लाज्म, तीसरा है कोशिका और चौथा है डीएनए। तो जीवन का भौतिक आधार है, इसका एक आंसर है वो करेक्ट है। वो जल्दी से अपने मस्तिष्क में सेव करिए। इसके बाद मैं बताता हूं कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। जीवन का भौतिक आधार है। चलिए, आपने अपना आंसर लगा दिया होगा। जीवन का भौतिक आधार है, इसका आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट सही है, प्रोटोप्लाज्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा इस तरह से हमने टोटल 8 क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब देखते हैं नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा ये रहा। देखो क्या कह रहा है। नमा क्वेश्चन कह रहा है कि कोश का एक जीवित कला है। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट हो गया है तो मैंने नीचे लिख दिया है क्या? जीवित। कोश का एक जीवित कला है। पहला ऑप्शन है पारगम्य होती है, बी ऑप्शन है कभी कभी पारगम्य होती है, सी ऑप्शन है चयनात्मक पारगम्य होती है, और डी ऑप्शन है इसमें अपारगम्य होती है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है, वो आपको चुनना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ बेटा। वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सभी दोस्तों में अपने शेयर भी कीजिए। कोशिका कला एक जीवित कला है, तो पहला ऑप्शन देखो इसमें दे रखा है पारगम्य होती है, नहीं, ये तो रॉन्ग है। कभी कभी पारगम्य होती है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट सही है, चयनात्मक पारगम्य होती है। क्लियर? टोटल हम 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए ये रहा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है। क्लियर? बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां आपका भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है इसमें नीलहरित शैवाल में, सी ऑप्शन है ब्रायोफाइटा में, और डी ऑप्शन है जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में। तो चारों में से एक आंसर है वो हमारा करेक्ट है। जल्दी से करेक्ट वाले आंसर को बेटा अपने मस्तिष्क में लॉक करिए और फिर हमारे आंसर से आप मैच करिए। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है वो बेटा पाई जाती है नीलहरित शैवाल में। यानी इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल 101% बिल्कुल आपका सही है। तो जल्दी से मैच करिए। अब बेटा देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा स्क्रीन पर। 11वां क्वेश्चन देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का नाम बताओ। यानी जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसके आविष्कारकर्ता का नाम बताओ। आविष्कारकर्ता कौन है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसमें बेटा वो है स्टैनली मिलर, बी ऑप्शन है लुई पाश्चर, सी ऑप्शन है स्वाइन व स्लाइडेन, और डी ऑप्शन है नॉल व रस्का। एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही है,
तो जल्दी से चुनिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का नाम बताओ। तो पहला देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टैनले मिलर है, बी है लुईस पाश्चर, सी है स्वाइन व स्लाइडेन और डी ऑप्शन है नॉल एवं रस्का या नॉल व रस्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नॉल व रस्का, यानी डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट सही है। अब बेटे हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ये रहा, देखिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, सजीव कोशिकाओं में जेली सदृश गाढ़े द्रव को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी निकल चुका है, उसी में का सेम क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा चेंजेस हुई है इस क्वेश्चन में। क्या चेंजेस हुई है समझो। सजीव कोशिका में जेली सदृश गाढ़े द्रव को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। ये देखिए प्रोटोप्लाज्म दे रखा है, इस प्रोटोप्लाज्म का जो नाम दिया वो इन चारों में से कौन सा एक वैज्ञानिक है जिसने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो पहला ऑप्शन है इसमें पुरकिंजे, बी ऑप्शन है बॉन मोल और सी ऑप्शन है ल्यूवेनहार्प और डी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें से चार में से एक आंसर है वो करेक्ट है। तो करेक्ट वाला आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए आपने अपने मस्तिष्क में लॉक कर लिया होगा, अब मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। देखिए सजीवों में जो सजीव कोशिका में जो जेली सदृश गाढ़े द्रव को जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है वो दिया है पुरकिंजे ने, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट सही है। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। तो बेटा ये देखो ट्रिक आपके सामने है, समझो ये आपको जबरदस्त ट्रिक मिल गई। इस ट्रिक के सहारे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। देखो ट्रिक में क्या लिखा है, ट्रिक में लिखा है 70L GM नहीं, नहीं को आप कुछ इस तरीके से लिखना NHE नहीं, क्या लिखोगे NHE नहीं, यानी 7L GM नहीं। तो इसका मतलब समझो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी बार में दिया है यूकैरियोटिक कोशिका। तो 70 का मतलब है कि 70 S प्रकार के, S का मतलब होता है सब यूनिट, ठीक है, उप इकाई। तो जो 70 S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और जबकि जो 80 S प्रकार के राइबोसोम होंगे वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो L का मतलब होता है लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट का मतलब नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है GM। तो G से क्या बोलोगे आप, G से आपको बताना है गोल्जी बॉडी। क्या बताओगे, गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। इसी प्रकार से आपने लाइसोसोम को बताया, भाई लाइसोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में क्या हुआ है, एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एम का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रेजेंट होती है। तो कुल मिला के 4 पॉइंट आपने समझ लिए। एन का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक, चाहे आप केंद्रक बोलो या केंद्रिका, केंद्रक और केंद्रिका दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है H। तो H से आपको ध्यान रखना है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। H से क्या ध्यान रखना है, हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है E, लास्ट में E आ रहा है। तो E से आपको ध्यान रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हिंदी की बात करें तो अंतःपृथ्वी जल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है। तो ये थी आपकी ट्रिक, ये ट्रिक थी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल की। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा 70L GM नहीं। तो जो L और GM नहीं ये बेटा
नहीं का मतलब होता है अब्सेंट। नहीं का मतलब क्या है? अब्सेंट। यानी जो पहले प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना तो लाइसोसोम होता है और ना माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसके बाद गोल्जी बॉडी भी नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती और न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता। नहीं का मतलब होता है अभाव। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब पाया गया था ये 70S लिखा है, तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब देखो एक बात आपको यहाँ पे और भी बताऊंगा, अगर इसको आप डिटेल से समझना चाहते हैं, यानी इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगी आपको। उस लिंक पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अच्छे से आप खोलोगे तो अच्छे से वहाँ पे डिटेल से आपके समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। चलिए देखिए अगली स्लाइड आप सामने है आपके। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की संरचना। अगर आपको डीएनए की संरचना और डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूरी डिटेल आपको पढ़नी है डीएनए से संबंधित, तो तुरंत आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप डीएनए के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि डीएनए का टॉपिक है जो वो 6 अंक का लॉन्ग इस बार एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। इसी प्रकार से बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को भी आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को लेकर। और माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, इसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जो बॉक्स है उसको चेक करिए। उसमें इस वीडियो की सभी वीडियो की लिंक आपको पड़ी हुई है, वहाँ से आप एक एक करके पढ़िए। इसमें देखो गोल्जी बॉडी भी दे रखा है, तो गोल्जी बॉडी को आप डिटेल से पढ़िए, वो भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। क्रोमोसोम की लिंक भी आपको वही मिलेगी। तो क्रोमोसोम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार 2020-21 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है राइबोसोम, तो राइबोसोम से पे टिप्पणी आती है लिखने के लिए, तो राइबोसोम भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखो डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की आप फुल फॉर्म जान लीजिए। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार देखो आरएनए की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कुल मिला के इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और जितने भी मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, गोल्जी बॉडी, क्रोमोसोम, राइबोसोम, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे जाइए, आप एक एक डिस्क्रिप्शन की लिंक को आप एक एक लिंक पे क्लिक करिए और अच्छे से डीपली चैप्टर को पढ़िए, तब आपका भला अच्छे से हो जाएगा। तो चलते हैं बेटे, आज देखते हैं आज के क्वेश्चन के। आज का जो सवाल है वो क्या है, चलिए समझिए। देखिए ये रहे आज के सवाल। आज के सवाल जो सबसे पहले इन क्वेश्चनों के आंसर देगा, मैं उस बच्चे का नाम अगली वीडियो में अवश्य लूंगा। तो देखो आज का सवाल है भाई, प्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं। आपको ये बताना है कि प्यूरिन बेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब प्यूरिन बेस की जानकारी कहाँ से मिलेगी? जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डीएनए को अच्छे से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि प्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं। तो प्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है भाई दूसरा क्वेश्चन, देखिए आज के सवाल में कि क्रोमोसोम की खोज किसने की। तो क्रोमोसोम की खोज किसने की? आप क्रोमोसोम वाले टॉपिक्स को खोलिए और अच्छे से डीप में जाइए और पढ़िए अच्छे से, तो आप वहाँ पे पढ़ के बता सकते हो कि क्रोमोसोम की खोज किसने की। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की। देखिए मैंने जो आपसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि केंद्रक की खोज किसने की, लेकिन यहाँ पे जो आज का सवाल है वो है कोशिका की खोज किसने की। तो 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चनों के आंसर जो भी स्टूडेंट सबसे पहले देगा उसका नाम कल की वीडियो में मैं अवश्य लूंगा। तो पहला क्वेश्चन था देखिए प्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं, दूसरा क्वेश्चन है क्रोमोसोम की खोज किसने की, और तीसरा क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। क्लियर? तो बेटा ये थी आज की वीडियो। चैप्टर हमारा 2 जो है वो कंप्लीट हुआ।